बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है एक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गाउस का नियम। पिछली कक्षा में हमने गाउस के नियम के बारे में पढ़ लिया था। गाउस ने एक नियम की उत्पत्ति की थी, एक नियम को बताया था, जिससे हमारा काम क्या हो गया था, आसान हो गया था कूलाम के नियम की तुलना में। आपको कहा था कि कूलाम का नियम जो है वो क्या था, स्थिर आवेशों के लिए था, जबकि गाउस का नियम गतिशील आवेशों के लिए भी लागू हो रहा था। गाउस ने जो सूत्र दिया था, याद होगा आपको, गाउस का सूत्र याद होगा, क्या था, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये था अपने गाउस का निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर गाउस ने उस नियम की उत्पत्ति कैसे की, गाउस को पता कैसे चला कि नियम यही है। ठीक है, तो चलिए कूलाम नियम की सहायता से हम इसकी उत्पत्ति करेंगे आज, गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गाउस से पृष्ठ लेंगे। हम क्या लेंगे, एक गाउस से पृष्ठ लेंगे। मेरे पास ये गाउस से पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू आवेश परिबद्ध है। कौन सा आवेश, टोटल आवेश जो है वो क्या है, क्यू है, परिबद्ध है। या फिर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, इस क्यू आवेश को परिबद्ध करते हुए मैंने क्या किया, एक क्षेत्र की कल्पना की है जो गाउस से पृष्ठ होगा। राइट, इस गाउस से पृष्ठ पर एक बिंदु लेता हूँ P, जो कि मेरा क्या है, आवेश से r दूरी पे। आवेश से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूंगा, क्यू को बिंदुवत आवेश मानते हुए। कौन से नियम से, कूलाम के नियम से गणना की जा सकती है। तो कुछ ऐसा ही चित्र में लिखा हुआ है, ये चित्र में आप जो लिखा है वो अपने कॉपी में जरूर लिख के आएंगे। ठीक है, अब ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो जब फिजिक्स में काफ़ी बड़े क्षेत्र आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्पांश की बात करते हैं। ठीक है, अल्पांश की बात करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो क्षेत्र है ना उसका एक अल्पांश लेंगे ds, उसकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट हो जाए। देखिए, ये क्षेत्र चित्र बना ही लेंगे और ये शब्द लिख लेंगे कि गाउसियन नियम को व्युत्पन्न करने हेतु चित्रानुसार एक बिंदुवत आवेश क्यू लेकर उसको परिबद्ध करता हुआ गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का चुनाव करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ लेते हैं, जिससे क्या हो, हमारा काम आसान हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गोलाकार पृष्ठ लिया है। कैसा लिया हमने, गोलाकार पृष्ठ लिया है। जब बात गोलाकार पृष्ठ की है तो उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको और आयतन मालूम होना चाहिए। पुराने वीडियोज़ में मैंने क्षेत्रफल और आयतन भी बता रखे हैं ना, मैंने क्षेत्रफल भी बता रखा है, आयतन भी बता रखा है। जब हम आवेश घनत्व की बात कर रहे थे वहाँ मैंने मोस्टली सभी के क्षेत्रफल और सभी के आयतन बताए थे। फिर भी चलिए यहाँ बता दूं कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है, गोला का, ये जिसको हम स्फीयर बोलते हैं, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और आयतन जो होता है, वॉल्यूम आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। तो ये पता होना चाहिए अपने को, गोले का, बेलन का, शंकु का, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, अब जानते हो कि अल्पांश अगर d से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, वहाँ से मुझे फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स याद है ना, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्या, बल रेखाएं, कौन सी, विद्युत बल रेखाएं, है ना, इसकी संख्या क्या होती है, फ्लक्स होती है। याद हो गया सबको। ठीक है, आपको फिजिक्स प्रैक्टिकली याद होना चाहिए, इसको रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स को रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला तो आप पहले से पढ़ के आए, d5 बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फ्लक्स वाले में हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पे s क्यों नहीं लिया, ds लिया। मैंने किसकी बात की, एक अल्पांश की बात की है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसकी बात की, अल्फांश की बात की है। यहाँ पे आप बता देंगे E क्या है, d5 क्या है। तो d5 तो क्या है, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स है। ठीक है, E क्या है, तो E आपकी क्या है, तीव्रता है। किसके कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, जिस बिंदु पे आवे, किसी बिंदु पे तीव्रता है। ds क्या है, तो ds क्या होता है, अल्पांश का क्षेत्रफल होता है। अगर s रखा हुआ है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल और ds रखा हुआ है तो अल्पांश का क्षेत्रफल है। तो ds क्या है, यहाँ पे अल्पांश का क्षेत्रफल है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो मेरे पास d5 है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, E का मान मैं जानता हूँ, यहाँ पे E का मान रखूँगा और E का मान मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं का मतलब आप भी जानते हैं, E बराबर होता है KQ/r स्क्वायर। और साथ में मैंने क्या किया, आर कैप लगा दिया ताकि इसकी दिशा भी अपने को मालूम होती रहे। पता नहीं सबको आर क्या है, आर क्या है, आवेश से बिंदु P की दूरी, जिस बिंदु पे हम तीव्रता की गणना कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, क्लियर। तो ये
ये पहला वाला सूत्र भी याद है, दूसरा भी सूत्र याद है, तो आसान है, आराम से आगे आप आसानी से कर सकते हैं। ई का मान क्या करेंगे, रख देंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ई का मान यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ रखोगे तो KQ/R² आर केप डॉट DS आएगा। डॉट प्रोडक्ट या सदिश गुणन जो भी होता है सदिशों के बीच में होता है, तो वो क्या होगा, डॉट का निशान हम किसके साथ लगाएंगे, आर केप के साथ। भाई के तो कांस्टेंट है, क्यों क्या है, कांस्टेंट है। आर भी क्या है, परिमाण में हमने बाहर निकाल रखा है। सिंपल R² जो लिखा हुआ है ना, सिंपल R² का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह, इसका मतलब ये होता है, सिंपल R² का मतलब है mod ऑफ R का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके बीच में हम कहते हैं निकालेंगे आर केप डॉट DS वेक्टर। अदिश गुणन के बारे में भी बताया था आपको, अदिश गुणन की डिटेल भी बताई थी, क्रॉस की भी बताई थी कि जब दो वेक्टरों का, दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो ये होता है mod ऑफ A और mod ऑफ B कोस थीटा। यही होता है mod ऑफ A mod ऑफ B कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा का मतलब है दोनों वेक्टरों के मध्य का कोण होता है। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टरों के मध्य का कोण होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आपके पास। अब अपने पास क्या है, A डॉट B यानी पहला वेक्टर का परिमाण, फिर क्या होता है दूसरे वेक्टर का परिमाण, और कोस थीटा आता है। यहाँ पे क्या है मेरे पास आर केप है ना, आर केप है। आर केप क्या है, एकांक सदिश है। क्या है अपने पास, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। आपको ये पता होना चाहिए कि एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, ये पता होना चाहिए। भाई ये तो पता ही आपको कि ए केप जो होता है वो होता है A वेक्टर बटे में mod ऑफ A वेक्टर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे A केप का मान पता करना है कि A केप का मान क्या होगा। तो A केप का मान ज्ञात करना है, तो इसके भी मैं क्या करूँ, मापांक लगा दूँ, ये मापांक हो जाएगा। मापांक के दोबारा हम मापांक लगाते नहीं हैं, इसलिए A केप यानी इकाई सदिश का मापांक निकालेंगे, कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका परिमाण 1 होने की वजह से ही हम इसको इकाई सदिश कहते हैं। कारण भी यही है कि इसका परिमाण 1 होता है, इसलिए हम इकाई सदिश कहते हैं। तो वहाँ जो मेरे पास आर केप लिखा हुआ है, अगर मैं आर केप का मोड लूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं आर केप डॉट DS है ना, आर केप डॉट DS वेक्टर लगा हुआ है, DS के वेक्टर लगा लेते हैं। चलिए इसका मान क्या होगा, तो आप यूँ बताएंगे आर केप, फिर क्या करेंगे DS है ना, और इनके बीच का जो भी कोण है ये तो बोलेंगे, और आर केप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, आर केप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आर केप का मान 1 हो जाएगा तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा ये क्या होगा, आर केप तो 1 कर दूँ है ना, तो ये 1 हो गया, DS कोस थीटा हो गया। अगर मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, वैसे सामान्य लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मापांक है। ठीक है, ये मान वहाँ रख देते हैं। तो ये अपन ने ये आर केप का मान 1 ले लिया, DS के DS, और थीटा बराबर, थीटा का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। थीटा का मान क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और ये मान क्या करें, हम रख दें। जब वहाँ पे ले रखेंगे तो देखते हैं, अच्छा सही बात है, थीटा 0 सर क्यों, यही पूछ रहे हो ना कि थीटा का मान 0 क्यों ले रहे हो, वहाँ रखने से पहले ही बता दो। देखिए थीटा क्या होता है, थीटा होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए थीटा होता क्या है। यहाँ पे आर केप था ना, आर केप क्या था, आर केप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दिखा रहा था, और DS क्या है, DS आपका सदिश क्षेत्रफल है, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, थीटा का मान 0 लिया है। क्लियर, तो चलिए रख देते हैं थीटा का मान 0, और जैसे आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे जैसे थीटा का मान 0 रखूँ तो यहाँ पर आएगा DS और कोस 0, और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 1 रख देंगे तो फाइनली आपका ये बनेगा, वो जो डॉट किया ना आपने, फाइनली क्या बनेगा, DS बनेगा। ये मान भी वहाँ रख दीजिए, और ये सारे मान रखोगे तो आपके पास D फाई का मान ये आएगा, KQ/R² DS। देख लीजिए कैसे आया, ये KQ/R², इसका मान क्या बना, इसका मान क्या बना आपका, DS बना, DS ही बना ना फाइनली। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं KQ/R² और DS। तो ठीक है, अपन इसको एक समीकरण डाल देते हैं, पीछे से समीकरण देते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर, यहाँ हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस एक ही चीज़ की बात की कि थीटा क्या है, 0 है। बाकी चीज़ें तो आपको मालूम है, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। चलिए
अब ये जो बात कर रहे हो ये अल्पांश की बात कर रहे हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्पांश की बात कर रहे हैं। अब अपने को संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो सिग्मा लगाइए या फिर समाकलन कीजिए। दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। मैं एक सिग्मा लगा के और समाकलन करके दोनों से बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा ले लिया, इसको चाहूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, समाकलन बंद पृष्ठ का डी फाई बराबर क्या होगा, समाकलन के क्यू बटे में आर स्क्वायर और डी एस, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका जब समाकलन करूँगा तो इसका समाकलन करूँगा तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका फाई, उसमें के कॉमन है, क्यू कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट है, और ये होगा बच्चों डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सिग्मा से दिखा रखा है। अब अपने को इसका मान पता होना चाहिए किसका, ये अगर इसको बंद कर देता हूँ तो ये बंद पृष्ठ की बात करता है। ठीक है, अगर बंद कर देते हैं तो बंद पृष्ठ की बात करता है। ठीक है, और आपको ध्यान ही है गाउस ने क्या किया था, बंद पृष्ठ की ही कल्पना की थी, है ना, तो बंद पृष्ठ ही लेना है अपने को। अब ds का मतलब होता है समाकलन करोगे तो पूरा क्षेत्रफल बताइए। अभी मैंने आपको बता दिया गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। भाई बताया ना आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो कुल मिला के बच्चों मुझे क्या करना है, इस ds की जगह, जिसको आप सिग्मा ds भी कह सकते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा, तो जो क्षेत्रफल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आ रहा है ना, जिस पृष्ठ की आपने कल्पना कर रखी है, आपने क्या कर रखा है, गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर रखी है। हमने स्टार्ट में कहा था ना हमारे पास क्या है, एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर रखी थी हमने। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ था अपन ने, गोलाकार गाउस से पृष्ठ का चुनाव। लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि पृष्ठ का चुनाव हम अपनी सुविधा से करते हैं, और सुविधा कैसी, सुविधा वैसी जो हमारा क्या हो, कैलकुलेशन आसान कर दें, हमारा क्या कर दें, कैलकुलेशन आसान कर दें, उसको हम सुविधा कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान रख दिया, ये आपको ये मान क्या करना है, रख देना है कहाँ पे, सिग्मा ds की जगह या फिर समाकलन की जगह क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब देखो कटता है तो काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया के क्यू और 4 पाई। मेरे पास फाई यानी क्या है, फाई निर्गत फ्लक्स का मान कितना आ गया, के क्यू गुणा 4 पाई आ गया। निर्गत जो फ्लक्स है वो कितना आ गया, के क्यू गुणा 4 पाई। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एफ साइलन के बीच में लाएं, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, अपना उद्देश्य क्या है, पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए आपका उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है हम ये फॉर्मूला लाएं कैसे भी करके, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एफ साइलन नोट, ये सूत्र लाना चाहते हैं हम। तो सिग्मा क्यू का मान क्यों है, एक है ना, तो हम तो ये लाना चाहते हैं, एफ साइलन लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें एफ साइलन से इसको रिलेटेड करना पड़ेगा। और आप जानते हो एफ साइलन नोट क्या होता है, बताइए ना, एफ साइलन नोट का मान निकालना के फॉर्म में, के की जगह रखना चाहें तो ये आपको पता है, कूलाम के नियम में बताया था आपको, क्या जो के का मान होता है, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एफ साइलन नोट होता है। एफ साइलन नोट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता, ये के का मान होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो के है ना उसका मान रख दिया, उसका मान क्या रख दिया, 1/4 पाई एफ साइलन नोट। क्यों रखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, गाउस के नियम का सत्यापन करना है, या गाउस का नियम लेके आना है। तो गाउस के नियम में एफ साइलन नोट था, इसलिए इस फॉर्म में ले आए। समझ गए बच्चों। चलिए देखिए जो कटता है काटिए, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, बचा क्या, क्या बचा, क्या बात है, यही बचा। देखो ऊपर तो क्यों बच गया और नीचे क्या हो गया, एफ साइलन नोट आ गया। क्यू का मतलब क्या था, हमने माना था उसके अंदर पूरा आवेश कितना था, क्यू था, यानी सिग्मा क्यू। क्यू का मतलब क्या हो गया, सिग्मा क्यू, क्योंकि वहाँ पे सिग्मा क्यू क्या था, क्यू ही आया था, कुल आवेश हमने क्या किया था, क्यू माना था। तो इसको आप सिग्मा क्यू मान सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, सिग्मा क्यू बटे में एफ साइलन नोट। तो देखो आपके पास ये आ गया क्या, फाई बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एफ साइलन नोट आया। ये फाइनली आपके पास ये आ गया, और यही तो गाउस का नियम था, गाउस ने भी तो यही बताया था, आ गया ना। तो इस तरह आप गाउस के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। यदि हमसे परीक्षा में पूछा जाए कि गाउस के नियम का सत्यापन कीजिए, तो ये पूरा करके आना है, या फिर आपसे कहा जाए कि कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तब भी अपने को यही करके आना है। और
और क्या अपने दिमाग से कन्फ्यूजन में हट गया कि भला गाउस जी ने कैसे पता कर लिया था कि सूत्र यही होगा। तो एक सूत्र क्या है, एक दूसरे से लिंक है। सूत्र क्या है, एक दूसरे से लिंक है, तभी तो उसकी सत्यता की जांच हो जाती है, तभी तो उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।